गैसीय अवस्था 11वीं क्लास का भौतिकी रासायनिक हिस्से का एक चैप्टर है। फिजिकल केमिस्ट्री का यानी कि भौतिकी रासायनिक का एक चैप्टर है, गैसीय अवस्था। दोस्तों, आपको पता होगा पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। 3 मूलभूत अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं होती हैं। पहली होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। तो हम पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को क्रमशः गैस और द्रव को 11वीं में पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है पदार्थ की अवस्थाएं। उसमें 11th में 11वीं में जो चैप्टर है उसमें गैसीय अवस्था के बारे में दिया है, और आखिरी के कुछ पेज जो है 3-4 पेज इसी चैप्टर में द्रव अवस्था के बारे में दिया गया है। और ठोस अवस्था के बारे में हम कक्षा 12 में पढ़ते हैं। तो हम गैसीय अवस्था पर अभी ध्यान देंगे कि गैसीय अवस्था, जो कि कक्षा 11 का एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और उसमें किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, हम उस बात पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों, गैसीय अवस्था में हम सबसे पहले एक ऐसी गैस सोचते हैं जो कि आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस की परिकल्पना करते हैं। आदर्श गैस वो गैस है जिसमें अणुओं के बीच के आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नगण्य होते हैं। अंतराण्विक आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल नगण्य होते हैं। पहली चीज कि अणुओं के बीच में कोई आकर्षण नहीं होगा। गैस के 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु आपस में बिल्कुल आकर्षण नहीं प्रस्तुत करेंगे, ना ही उनके बीच प्रतिकर्षण बल होगा, ना वो एक दूसरे को खींचेंगे आपस में एक दूसरे की तरफ, ना एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलेंगे। दूसरा, अणुओं का आकार पात्र के आयतन की तुलना में शून्य होता है। अणुओं का जो आकार होता है वो पात्र के आयतन की तुलना में शून्य होता है। मतलब एक पात्र में यदि आदर्श गैस उपस्थित है,
एक पात्र में यदि आदर्श गैस उपस्थित है तो उस आदर्श गैस के अणुओं को आप इकट्ठा कर लें तो उन अणुओं का जो आयतन होगा वो 0 होगा। मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि उनके आयतन को हम नहीं नाप सकते हैं। तो ये एक ऐसी गैस की परिकल्पना की हमने, एक ऐसी गैस के बारे में सोचा जिसमें ये दो खासियत होती हैं, उनको हमने आदर्श गैस कहा है। तो कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है सभी ताप तथा सभी दाब पर। आदर्श गैस की तरह विभिन्न गैसें व्यवहार करती हैं एक निश्चित दाब की परास पर या निश्चित ताप के परास पर। निश्चित दाब का परास ले लो या निश्चित ताप का परास ले लो, उस पर जैसे 2 एटीएम दाब से 5 एटीएम दाब तक, 200 केल्विन ताप से 500 केल्विन ताप तक, तो इन दाब तथा ताप के परास पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर सकती है। अब दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि गैस के विभिन्न प्रकार के गुण कौन कौन से हैं। तो गैस का एक महत्वपूर्ण गुण है दाब, कि गैस जिस भी पात्र में रखी जाती है उस पात्र के दीवारों पर दाब आरोपित करती है। गैस पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करती है। गैस जो है वो पात्र की दीवारों पर दाब आरोपित करती है और इस दाब को नापने के हमारे पास कई इकाइयां हैं। तो दाब नापने की इकाइयां सबसे महत्वपूर्ण होती है वायुमंडलीय, जिसको हम एटीएम भी कहते हैं। तो एक वायुमंडलीय दाब यानी एक एटीएम वह दाब है जो कि हवा समुद्र के तल पर आरोपित करती है। वायु कहाँ आरोपित करती है? समुद्र के तल पर आरोपित करती है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 1.013 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों आपको पता होगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर SI इकाई है दाब की। न्यूटन बल की दाब की इकाई है और मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की इकाई है SI सिस्टम में। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का एक नाम और है, इसको हम पास्कल भी कहते हैं, जिसको PA से भी प्रदर्शित करते हैं। ये एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.013 बार के भी बराबर है, जहां एक बार बराबर 10⁵ पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 मिलीमीटर मर्क्यूरी के बराबर भी होता है। बच्चों ये दाब नापने की एक और इकाई है मर्क्यूरी, मिलीमीटर मर्क्यूरी, यानी कि मर्क्यूरी यानी पारा की ऊंचाई, पारे की ऊंचाई।
760 मिलीमीटर पारा की ऊंचाई एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है और 1 मिलीमीटर पारे को एक टॉर भी कहते हैं। टॉर। अगली इकाई है 76 सेंटीमीटर मरकरी। 760 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना चाहोगे तो वो 76 सेंटीमीटर के समतुल्य हो जाएगा। तो एक वायुमंडलीय दाब जो है वो 76 सेंटीमीटर मरकरी के भी बराबर होता है। तो अब अगर एक दो प्रश्न हम करना चाहें, जैसे किसी ने मुझसे पूछा कि 0.5 वायुमंडल 0.5 एटीएम या वायुमंडल बराबर कितने मिलीमीटर मरकरी होता है। 20 सेंटीमीटर मरकरी बराबर कितने वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ये हमारे सामने प्रश्न है। आप वीडियो पॉज करो और इस प्रश्न को हल करो। तो बच्चों 0.5 एटीएम बराबर 0.5 गुणा 760 मिलीमीटर मरकरी के बराबर होगा, जिसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 380 मिलीमीटर मरकरी के बराबर हो जाएगा। और 20 सेंटीमीटर मरकरी जो है वो 20/76 एटीएम के बराबर हो जाएगा। 20/76 एटीएम के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने दाब की अलग अलग इकाइयां देख ली। अब अगला है आयतन की इकाई। तो दोस्तों आयतन की जो सबसे ज्यादा इकाई हम लोग प्रयुक्त करते हैं वो है लीटर। लीटर। तो 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 1 लीटर बराबर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, या 1 लीटर बराबर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी होता है। और सेंटीमीटर क्यूब को हम मिलीलीटर भी कहते हैं। तो बच्चों ये गैस के आयतन की इकाइयां हो गई। अब एक बात याद रखिएगा कि जो गैस का आयतन होता है वो पात्र के आयतन के बराबर होता है। मतलब हम गैस को जिस भी पात्र में रखते हैं, गैस उस पात्र के पूरे आयतन को घेर लेती है। गैस का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है। अब अगली चीज, गैस की एक महत्वपूर्ण गुण वो है ताप। तो बच्चों ताप में हम लोग परम ताप इस्तेमाल करेंगे। परम ताप, इसको केल्विन में नापा जाता है और कैपिटल टी, बड़ा टी से प्रदर्शित किया जाता है। बड़ा टी से। तो बड़ा टी यानी कि केल्विन में परम ताप बराबर डिग्री सेल्सियस का ताप, उसमें हम 273 जोड़ दें तो केल्विन में परम ताप के बराबर मान आ जाता है। तो ये हमने गैस को गुण, गैस के गुण जिससे हम गैस की अवस्था को
प्रदर्शित करते हैं। वो लिखे दाब होता है, दाब की ये विभिन्न इकाइयां हैं, आयतन होता है, ये आयतन की कुछ इकाइयां हैं, और ताप। बच्चों हम परम ताप का ही इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब हम गैसीय अवस्था में गैस के विभिन्न नियमों के बारे में पढ़ेंगे। वो नियम जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने गैसीय अवस्था के बारे में हमें बतलाए थे। तो गैस के विभिन्न नियम। तो पहला है बॉयल का नियम। बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक ने गैस के दाब तथा आयतन के मध्य एक संबंध बताया था। उसी संबंध को हम बॉयल का नियम कहते हैं। गैस का दाब, गैस का आयतन, इसके बीच एक संबंध बताया था। तो बॉयल का नियम कहता है निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैस का जो आयतन होता है वो उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब गैस का दाब बढ़ाओगे तो गैस का आयतन कम होगा, गैस का दाब कम करेंगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P 1/V के व्युत्क्रमानुपाती है। तो बच्चों P बराबर एक नियतांक ले लिया इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए। देखो ये समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती का चिन्ह है, और चूंकि आयतन व्युत्क्रमानुपाती है तो V यानी आयतन को हमने 1/V लिखा है। तो समानुपाती का चिन्ह लगा करके 1/V लिखने का मतलब हो गया कि आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया दाब। तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने का तरीका है कि आप बराबर का चिन्ह लगाएं और एक नियतांक K यहां पर जोड़ दें। तो ये हो गया K और ये हो गया /V। तो P बराबर K/V या PV बराबर P गुणित V बराबर K या P1V1 बराबर P2V2। जहां P दाब है, V आयतन है, P1 गैस का प्रारंभिक दाब है, V1 गैस का प्रारंभिक आयतन है, P2 गैस का अंतिम दाब है, V2 गैस का अंतिम आयतन है। P और V के बीच में अगर आरेख खींचेंगे तो P और V के बीच में एक इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है। अति परवलय, इसे कहते हैं अति परवलय। P और 1/V के मध्य इस प्रकार का आरेख प्राप्त होता है तथा P और PV को हम y अक्ष में ले लें और आयतन को या दाब को x अक्ष में ले लें
तो एक इस प्रकार की रेखा, क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। ये आरेख प्रस्तुत कर रहा है कि अगर P का मान उच्च होगा तो आयतन का मान देखिए कम होगा। अगर यहां पर आयतन का मान उच्च है तो दाब का मान कम है। P और 1/V, P बराबर 1/V गुणित के, ये एक सरल रेखा का सूत्र है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। तो ये हमारा एक सरल रेखा का आरेख हो गया। और ये जो आरेख है ये PV बराबर नियतांक है। देखिए PV बराबर नियतांक है, इसलिए ये आरेख एक क्षैतिज रेखा के जैसी है। बॉयल के नियम में हम लोग जितने भी सूत्र लिख रहे हैं, बॉयल के नियम में हम लोग जितने भी सूत्र लिख रहे हैं या जितने भी आरेख बना रहे हैं, इन सबको हम आइसोथर्मल या समतापीय भी कहते हैं। समतापीय क्योंकि इनमें ताप हमारा नियत होता है। दोस्तों, अगला नियम गैसीय अवस्था में चार्ल्स का नियम है। चार्ल्स का नियम कहता है किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है यदि गैस का आयतन, गैस का दाब निश्चित कर दिया जाए। निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो V से अगर आयतन को प्रदर्शित करें, V मतलब आयतन, और कैपिटल T का मतलब हो गया परम ताप, तो आयतन गैस का और परम ताप ये समानुपाती होते हैं। तो यहां पर मैंने आपको तरीका सिखाया था कि इस समानुपाती के चिन्ह को हटाने का क्या तरीका है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक नियतांक K1 T, T को इधर ले आए तो हो गया V/T बराबर नियतांक K1, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2, जहां T1 ताप पर V1 आयतन है, T2 ताप पर V2 गैस का आयतन है। और आयतन और ताप के बीच अगर आरेख खींचेंगे तो एक मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा होती है जो प्रदर्शित कर रही है कि आयतन तापमान के समानुपाती होता है। और यदि हम y अक्ष में V/T ले लें, x अक्ष में T ले लें, तो V/T हमारा आयतन बटा तापमान, ये एक स्थिरांक होता है, मतलब ये एक हमारी क्षैतिज रेखा होगी जो प्रदर्शित कर रही है V/T हमारा नियत होता है। इस पूरे प्रक्रम में जो कुछ भी सूत्र लिख रहे हो, जो कुछ भी आरेख बना रहे हैं, वो सब का सब दोस्तों कहलाता है समदाबीय।
क्योंकि इसमें दाब नियत होता है। दोस्तों, गैस का अगला नियम नियत आयतन पर नापा गया, जिसको कहते हैं गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक के नियम के अंतर्गत किसी गैस के निश्चित आयतन पर गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो इसको हम गणित में कह सकते हैं कि दाब यानी P समानुपाती होता है तापमान के, यानी कि दाब बराबर एक नियतांक गुणे तापमान, या दाब बटा तापमान बराबर एक नियतांक। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं P1 बटा T1 बराबर P2 बटा T2। P1 जो है दाब है T1 तापमान पर, P2 दाब है T2 तापमान पर, तो ये आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें अगर आरेख देखें तो पहला आरेख होता है दाब और तापमान का एक सरल रेखा जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। दूसरा आरेख P बटा T के साथ में एक ऐसी सरल रेखा जो कि क्षैतिज होती है। दोस्तों, अब आखिरी नियम है गैस का, कहलाता है अवागाद्रो का नियम। बहुत आसान है। ये कहता है कि गैस का दाब, गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। गैस का आयतन समानुपाती होता है मोलों की संख्या के। तो अब इन नियमों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो बनता है आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। बॉयल ने कहा आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, चार्ल्स ने कहा तापमान के समानुपाती है, और अवागाद्रो ने कहा मोलों की संख्या के समानुपाती है। तो कुल मिलाकर के आयतन समानुपाती हो गया N गुणा T बटा P के। तो ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक लाते हैं जिसे कहते हैं आदर्श गैस नियतांक। आदर्श गैस नियतांक को R से प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये बन गया PV बराबर nRT, जहां P गैस का दाब है, V गैस का आयतन है, N मोलों की संख्या है, R गैस का नियतांक है, T गैस का ताप है। तो R का मान जो सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं 0.082 ATM लीटर प्रति मोल केल्विन का इस्तेमाल करते हैं, और जूल में इसका मान 8.3 जूल प्रति मोल केल्विन होता है। अब इस नियम को थोड़ा सा हम
महत्वपूर्ण तरीकों से कुछ इसके ऊपर पॉइंट लिखें। तो पहला होगा गैस का मोलर द्रव्यमान, गैस का एसटीपी पर आदर्श तापमान तथा दाब पर मोलर द्रव्यमान, मोलर आयतन, एक मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी मतलब आदर्श तापमान तथा दाब पर गैस का मोलर द्रव्यमान, मोलर मतलब एक मोल गैस का आयतन, मोलर आयतन 22.4 लीटर होता है। अगर हम एक मोल गैस लेंगे एसटीपी पर तो उसका आयतन 22.4 लीटर होता है। एसटीपी पर तापमान होता है 273 केल्विन और दाब होता है 1 वायुमंडलीय के बराबर। दूसरा पीएम बराबर डीआरटी, एम गैस का अणु भार है या मोलर द्रव्यमान है और डी गैस का घनत्व है। तो गैस का घनत्व भी इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और तीसरा पीवी गुणित एम बराबर डब्ल्यू आर टी, जहां पी गैस का, वी गैस का आयतन है, एम गैस के मोलर द्रव्यमान है, डब्ल्यू गैस का द्रव्यमान है, आर गैस नियतांक और टी तापमान है। तो इस तरह से हमारे सामने यदि कुछ परिस्थितियां दी जाएं तो गैस का दाब निकाल सकते हो, आयतन निकाल सकते हो या कोई भी दूसरा गैस का गुण को हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर हमारा गैस का नियम और आदर्श गैस के समीकरण के ऊपर आधारित था।